बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 111 मुलाहिज़ा फरमाएं। मुरीद ने किसी भीख मंगे की तरह हाथ जोड़ दिए। नहीं सर, कुछ नहीं बताऊंगा। रुस्तम के लिए सर के खिताब पर गोरा ज़ेरे लब मुस्कुराए बगैर ना रह सका। ज़रा ही देर में वो तीनों सुजुकी कार पर आस्ताने की मुखालिफ समत में मुड़ रहे थे। इसी दौरान में कार तेज़ी से आस्ताने के गेट के सामने आ रुकी। उसमें से एक अधेड़ उम्र शख्स निकला। उसके हाथ में मेडिकल बॉक्स था। यकीनन यही वो डॉक्टर रशीद था जिसे कुदरत ने हंगामी कॉल की थी। सुजुकी स्विफ्ट बड़ी सड़क पर आई तो आरिफ ने कहा, रुस्तम भाई, इस सामने वाली गली के अंदर से निकलें, यहाँ मेरी एक चीज़ रह गई है। रुस्तम ने गाड़ी तेज़ी से गली में मोड़ दी। कुछ आगे जाकर आरिफ ने रुस्तम को गाड़ी रोकने का कहा। वो दरवाज़ा खोलकर तेज़ी से बाहर निकला। फ्रूट शॉप की चीक के नीचे से हाथ डालकर उसने अपना पिस्तौल निकाला और फुर्ती से वापस आकर गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी एक बार फिर रवाना हो गई। गाड़ी में पॉलीथीन की चंद छोटी छोटी थैलियां पड़ी हुई थी। इन थैलियों में आटे के नमूने थे। एक विजिटिंग कार्ड भी मिला जिसे अंदाजा हुआ कि गाड़ी का मालिक आटे का कारोबार करता है। मियां मुमताज आटे वाले। गोरा ने कार्ड पढ़कर ज़ेरे लब दोहराया। खुद भी तो आरामी आटे के बड़े तोड़े जैसा ही था, रुस्तम ने कहा, और बीवी दुबली पतली सुनियारे के तराजू जैसी। आरिफ ने राय जाहिर की। गोरा एक आंख बीच कर बोला, पता नहीं लोग आटे के तोड़े को सुनियारे के तराजू पर कैसे तोल लेते हैं। गोरा पर सूरत की संगीनी का जरा भर भी असर नहीं था। लगता था कि वो इन शदीद खतरात को भी इंजॉय कर रहा है। रुस्तम के चेहरे पर भी किसी तरह के हिजान दिखाई नहीं देता था। आरिफ जरूर थोड़े से तनाव में था। अभी वो करीबन 1 किलोमीटर आगे ही गए थे कि उन्हें अपने सामने से पुलिस मोबाइल के तेज सायरन सुनाई दिए। फिर मोबाइल नजर आई। ये 2 गाड़ियां थी और आंधी की रफ्तार से कुदरत की आसानी की तरफ जा रही थी। सुजुकी स्विफ्ट और पुलिस मोबाइल ने आमने सामने से एक दूसरे को क्रॉस किया। अंदाज़ा यही हो रहा था कि आसाने में पेश आने वाले खूनी वाक़े की खबर ब्रेकआउट हो चुकी है। अब किधर जाना है सर जी? गोरा ने रुस्तम से पूछा। रुस्तम को सर जी कहकर कुदरत के खौफजदा मुरीद की नकल उतार रहा था। रुस्तम ने कहा, स्टेशन या बस अड्डे की तरफ जाना गलत है। मेरा ख्याल कि शहर से बाहर निकलते हैं और हाईवे पर पहुंचते हैं, फिर देखते हैं कि क्या करना है। आरिफ ने कहा, इस गाड़ी को जल्द अज जल्द छोड़ देना चाहिए। पुलिस वालों ने वायरलेस पर पैगाम चला दिया होगा। रुस्तम के अपने ज़हन में भी यही बात थी, लेकिन जब तक कोई दूसरी गाड़ी मैसर ना होती इस गाड़ी को छोड़ना भी मुमकिन ना था। अभी वो कचहरी रोड से आगे नहीं गए थे कि अचानक उन्हें पता चला कि पुलिस पीछे लग गई है। ये एक पुलिस कार थी। इसकी छत पर रिवॉल्विंग ब्लू लाइट साफ नजर आ रही थी। रुस्तम ने जबड़े भींचे और गाड़ी की रफ्तार कुछ और बढ़ा दी। पुलिस कार की रफ्तार भी तेज थी। उसके साथ ही सायरन की कड़ी आवाज़ रुस्तम और उसके साथियों के कानों में गूंजने लगी। आगे ट्रैफिक सिग्नल पर कुछ रश था। रुस्तम ने गाड़ी बाईं तरफ की एक सेली सड़क पर मोड़ दी। पुलिस कार भी सेली सड़क पर आ गई। रुस्तम मशाकी से ड्राइविंग कर रहा था। ताम अगले 2-4 मिनट में हालात संगीन हो गए। कम अज कम 2 मजीद गाड़ियां उनके पीछे लग गईं। उनके तेज सायरन रात का सन्नाटा चीरने और फजा में सनसनी फैलाने लगे। रुस्तम ने पूछा, कितनी गाड़ियां हैं? 2 तो साफ नजर आ रही हैं। मेरा ख्याल है कि तीसरी मोटरसाइकिल है, आरिफ ने कहा। इस इलाके में छोटी बड़ी सड़कों का जालसा था। रुस्तम बरक रफ्तारी से गाड़ी को मुख्तलिफ सड़कों पर मोड़ता रहा। एक मौके पर ब्लू लाइट वाली पुलिस कार ज्यादा करीब आ गई। फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। तड़तड़ की ही जान खेज आवाज उभरी। पुलिस कार से सुजुकी पर 3 फायर किए गए। एक गोली गाड़ी की बाड़ी में कहीं घुस गई। गोरा ने भी ना कर एक गाली दी और रुस्तम से जवाबी फायर की इजाजत तलब की। नहीं, अभी नहीं, रुस्तम ने तहम्मुल से कहा। सामने से आते हुए एक साइकिल सवार को रुस्तम ने बमुश्किल बचाया और अपना रुख फिर कचहरी रोड की तरफ कर लिया। राहगीरों और दुकानदारों के चेहरों पर खौफ के साए थे। पुलिस गाड़ियों के सायरन, फायरिंग की आवाज़ और सफ़ेद सुजुकी की रफ्तार, ये सब कुछ लोगों को बता रहा था कि कोई फिल्मी किस्म का सीन यहाँ हकीकत में मौजूद है। कहने को तो रुस्तम भी गोरा से कह सकता था कि वो पुलिस कार पर गोली चलाए, लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर पुलिस वालों और उनमें क्या फ़र्क रह जाता। पुलिस ने एक बारूनक रास्ते पर राहगीरों की परवाह किए बगैर फायरिंग की थी। रुस्तम अभी ऐसा करना नहीं चाहता था। वो अभी इससे बचना चाहता था। अचानक रुस्तम के जहन में एक ख्याल बर्ग की तरह कूदा। इसके मुल्तानी यार जहांगीर हुसैन की मौजूदा रिहाइश का यहाँ से ज्यादा दूर नहीं थी। वो इस वक्त रुस्तम और गोरा की पनाहगाह साबित हो सकती थी। ब्लू लाइट वाली कार फिर करीब आ गई। गोरा रुस्तम के साथ वाली निशस्त पर बैठा था। उसके जख्मी हाथ की उंगलियां राइफल की लबलबी पर थी। उसने एक बार फिर सवालिया नजरों से रुस्तम को देखा। रुस्तम ने कहा, 2-3 हवाई फायर कर दो। गोरा ने अमल किया। तारीकी में धमाकों से शोले चमके और पुलिस कार एकदम बहुत पीछे रह गई। रुस्तम ने एक राउंड अबाउट से गाड़ी को जहांगीर की क्यामगाह की तरफ मोड़ दिया। अब पुलिस गाड़ियों के सायरन अकब ही से नहीं दाएं बाएं से भी सुनाई दे रहे थे। ताम अभी ये आवाज़ें खासी फासले पर थी। नज़दीक तरीन गाड़ी वही ब्लू लाइट वाली थी। उसका फासला 200 मीटर के करीब था। अचानक रुस्तम ने ब्रेक लगाए।
गाड़ी एक निस्बतन तंग गली में दाखिल होकर रह गई। ये नीम तारीख गली थी। गाड़ी इस तरह रुकी थी कि जरा तिरछी हो गई थी और उसका अगला बम्पर एक दीवार से टकरा कर पिचक गया था। यह मियां मुमताज आटे वाले के लिए 5-6 हज़ार का नुस्खा तो बन ही गया था। गाड़ी तिरछी होने के सबब रास्ता भी मसदूद हो गया था। वो तीनों तेजी से बाहर निकले। एक साइकिल सवार लड़के ने कदरे हैरत से उन्हें देखा। ऊपर एक चौबारे की खिड़की खुली और परेशान चेहरे वाली एक लड़की ने नीचे झांका। वो तीनों तेजी से आगे बढ़ गए। इससे आगे शाख दर शाख कई छोटी सड़कें और गलियां थी। इन्होंने नीम तारीख गलियों का इंतखाब किया और फरीद टाउन की तरफ बढ़ने लगे। जहांगीर की रिहाइश फरीद टाउन ही में थी। आधे घंटे बाद रुस्तम, गोरा, आरिफ एक आरामदाह ड्राइंग रूम में मौजूद थे। ये जहांगीर की कोठी का ड्राइंग रूम था। जहांगीर खुद भी मौजूद था। उसकी उम्र 30 साल से ऊपर थी। वो लंबे कद मजबूत जिस्म का मालिक था। उसके बाल लहरिएदार थे। ठोड़ी के नीचे जख्म का पुराना निशान भी था और आंखें रोशन जिंदगी से भरपूर थी। उसकी सूरत देखते ही अंदाजा हो जाता था कि वो लोगों में से है जो बदतरीन हालात में भी खुश रहने और जिंदगी से रस निचोड़ने का हुनर जानते हैं। रुस्तम से उसकी याद अल्लाह उस दौर से थी जब से उसने एक बदमाश इनकम टैक्स ऑफिसर को ठिकाने लगाया था। उस वाक़े के बाद दोनों में दोस्ती परवान चढ़ी। जहांगीर कुछ अरसा रुस्तम के साथ वादी सून में भी रह चुका था। अब वो मजाज के नाम से जहां मुल्तान में मुकीम था। जिंदगी ने जहांगीर को बेहद तलखियां दी थी, लेकिन वो बहुत हंसमुख और खुले दिल दिमाग का मालिक था। खतरात की आंखों में आंखें डालकर जीना उसका मशगला बन चुका था। उसने फौरन रुस्तम और आरिफ के लिए गर्मा गर्म चाय बनवाई। गोरा के लिए जानी वाकर की बोतल और पकौड़ों का इंतजाम किया। इस कोठी में सिर्फ जहांगीर और उसका बाएतमाद मुलाजिम 2 शेर ही रहते थे। 2 शेर फिल वक्त जहांगीर का बावर्ची, नौकर, मुखबर सभी कुछ था। वो बड़ा काइयां और खरफन मोला किस्म का शख्स था। रुस्तम और उसके साथ ही खाने पीने लगे तो जहांगीर ने नौशेर को मुखातिब करते हुए कहा, ओए नौशे, जा मोटरसाइकिल ले जा और जरा बाहर की खैर खबर ले आ। वो बड़ी फरमाबरदारी से सर झुकाकर बाहर चला गया। रुस्तम ने चाय का घूंट भरते हुए कहा, जाने तुझे परेशान तो नहीं किया इस वक्त आकर? जहांगीर ने बड़ा बुरा सा मुंह बनाया। इस बात की बजाय तू मेरी खोपड़ी पे ये बड़े वाला गमला तोड़ देता तो ज्यादा अच्छा था। कुछ खुदा के खौफ को हाथ मार रुस्तम। इतनी देर बाद भी हम एक दूजे को ना समझे तो कब समझेंगे? वो एकदम उदास सा नजर आने लगा। रुस्तम ज़ेर-ए-लब मुस्कुराया। अच्छा बाबा, गलती हो गई। जहांगीर ने जानी वाकर की बोतल से अपने लिए गिलास बनाते हुए कहा, मेरी जान, हमें तो मजा इस बंदे को मेहमान बनाने का आता है जिसके पीछे 8-10 थानों की पुलिस लगी हुई हो, और तुम्हारी तो बात ही और है। तुम तो जाने जिगर हो। रुस्तम जहांगीर को तफसील से बताने लगा कि पिछले 2-2.5 घंटे में क्या वाकयात पेश आए हैं और क्या खून खराबा हुआ है। जिस दौरान में ये गुफ्तगू हो रही थी, करीबी सड़कों पर गाए बगाए पुलिस के गाड़ियों के सायरन भी सुनाई देने लगते थे। फ्री टाउन एक खालिस रिहायशी इलाका था। यहाँ 10 मरला एक किनाल कोठियाँ थी, ताम बड़ी सड़क टाउन से ज्यादा फासले पर नहीं थी। कुछ देर बाद मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनाई दी। नौशा वापस आ गया था। उसकी आंखें बता रही थी कि वो सनसनीखेज खबरें लाया है। वो जहांगीर को बाबू कहकर मुखातिब करता था। वो आंखें घुमाकर बोला, बाबू, शहर में तो थड़थल्ली मची हुई है। पुलिस सारे शहर में भागी फिर रही है। मैं खुद देख कर आया हूँ। लारी अड्डे और स्टेशन पर भी पुलिस पहुंच चुकी है। जगह जगह चेकिंग हो रही है। आस्ताने की क्या खबर है? रुस्तम ने पूछा। सुने वहां 6-7 बंदे कत्ल हुए हैं और उनमें हजरत साहब की डॉक्टर बीवी भी है। डॉक्टर बीवी का सुनकर रुस्तम और गोरा के कान खड़े हो गए। रुस्तम ने पूछा, हजरत की बीवी के बारे में क्या मालूम हुआ? वो कैसे मरी? इस बारे में ज्यादा पता नहीं चला जी। सिर्फ ये सुना है कि लाश हॉस्पिटल में है। बाकी लाशें भी हॉस्पिटल ले जाई गई हैं। इसके अलावा 8-10 साल की बच्ची यहाँ कचहरी रोड के करीब जख्मी हुई है। उसकी गर्दन में गोली लगी है। लोग कहते हैं कि पुलिस वाले एक सफेद सुजुकी कार पर गोलियां चला रहे थे। ये लड़की जद में आ गई, लेकिन पुलिस वालों का कहना है कि बच्ची को कार वालों की गोली ही लगी है। आरिफ ने रुस्तम से मुखातिब होते हुए कहा, मेरा ख्याल है रुस्तम भाई, मुझे अब जल्दी से शानी बहन के पास पहुंचना चाहिए। पुलिस वाले जानते हैं कि शानी भी मुल्तान ही में है। वो आसानी में होने वाले वाक़े के डांडे शानी से और मुझसे मिलाने की कोशिश जरूर करेंगे। चलो इतनी तसल्ली तो है कि आसाने में किसी ने बीबी को देखा है और ना तुम्हें, गोरा ने कहा। फिर भी जितनी जल्दी शानी बहन के पास पहुंच जाऊं उतना ही बेहतर है, आरिफ ने कहा। रुस्तम आरिफ को लेकर दूसरे कमरे में आ गया। उसने आरिफ से पूछा, बीबी जी तो वहां तुम्हारे पिंड जोर आबाद में थी, यहाँ कैसे पहुंच गई? ताऊ के लड़के राजू के लिए, आरिफ ने जवाब दिया। फिर जरा तवक्कुफ से बोला, तुम्हें बताइए कि राजू कितना बिगड़ा लड़का था। वो किसी और के हाथों कत्ल होता या ना होता, लेकिन मेरे हाथों जरूर हो जाना था। उसकी वजह से मेरी भतीजी सफिया मौत के मुंह में गई और हम सबको खून के आंसू रोना पड़ा। तुमको ये सब बातें पता ही है रुस्तम भाई। रुस्तम ने इस बात में सर हिलाया। आरिफ बात जारी रखते हुए बोला, एक मौके पर मैं राजू को शूट करने का पक्का इरादा कर चुका था, लेकिन शानी मेरे और राजू के दरमियान आ गई। हाथ जोड़कर और आंसू बहाकर उसने राजू की जान बचाई। कहने लगी, जो कुछ किया राजू ने नहीं किया था,
इसके बाप ने करवाया था। बाप के जुर्म की सजा इसके नासमझ बेटे को ना दो। वो अपने गुनाहों पर नादिम है। वो बहुत बदल चुका है और वो भी बदल जाएगा। देखना, एक दिन तुम्हारे पाँव पर सर रखकर तुमसे माफी मांगेगा। चलने में तवक्कुफ करके आरिफ ने गहरी सांस ली और बोला, रुस्तम भाई, शानी अजीब लड़की है, अनोखी और समझ में ना आने वाली। उसकी दलीलें अकल में नहीं आती, लेकिन फिर भी उनमें कोई ऐसी बात होती है कि उन्हें मानना पड़ता है। और ये बात तो किसी हद तक दुरुस्त है कि राजू बहुत बदल गया है। हॉस्पिटल में ज्यादातर मैं ही उसके पास रहा हूँ। शायद इस चीज ने भी उसके दिल पर असर डाला है। वो मेरे सामने नजर नहीं उठाता। किसी वक्त मुझे इतना शर्मिंदा नजर आता है कि बस कुछ ना पूछे। और हैरानी की बात यह है कि राजू नहीं, उसका बाप खबीस भी पहले जितना जहरीला नहीं रहा जितना पहले था। उतना जहरीला नहीं रहा जितना पहले था। उसकी आराम जिंदगियां पहले से कम नजर आती हैं। वो अब कई मौकों पर शानी की बात भी सुनता है। क्या उशाम भी यहाँ मुल्तान में है? रुस्तम ने पूछा। हाँ, असल में कुछ दिन पहले यहाँ बड़ी सख्त गड़बड़ हो गई थी। शायद तुमको पता हो या ना हो, राजू एक लड़की से टूटकर प्यार करता था। यह लड़की पाक पतन शरीफ की थी। उसी लड़की से राजू का ध्यान बटाने के लिए ताऊ ने म्याना की हवेली में जवान नौकरानियों का दस्ता भर्ती किया था। बाद में उसने राजू को नौकरानियों के दरमियान सरकारी सांड बनाने की कोशिश की। बहरहाल जब राजू की अकल बद ठिकाने पर आई तो पाक पतन वाली लड़की कोकी के लिए उसका प्यार पूरी ताकत से जाग गया। मगर तब तक देर हो चुकी थी। राजू को पता चला कि चंद दिन बाद लड़की की शादी है। राजू लड़की के पीछे मुल्तान आया और उसने यहाँ जहरीली गोलियां खा ली। शानी भी उसके पीछे भागी हुई यहाँ पहुंच गई। अब वो दिन रात राजू को संभालने में लगी हुई है। आरिफ ये बात जानबूझकर छुपा गया कि कोकी की शादी नारपुर के चौधरी बशीर से होने जा रही थी। वो इस तफसील में पढ़कर रुस्तम को मजीद उलझाना नहीं चाहता था। रुस्तम ने पूरी बात सुनने के बाद कहा, मगर बीबी जी तुम्हारे साथ कुदरत के ठिकाने पर कैसे पहुंची? रुस्तम भाई, ये सब एक इत्तेफाक ही हुआ। आरिफ ने पर्दा पोशी की। शानी बीबी कब क्या करेगी इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वो कुदरत से मिलने और अपनी तरफ से उसका दिल साफ करने के लिए यहाँ आई थी। उसे यह मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि यहाँ ये खूनी ड्रामा होगा और आप दोनों से भी इस तरह हमारी मुलाकात हो जाएगी। रुस्तम गहरी नजरों से आरिफ को देखने लगा, जैसे उसके बयान की सेध जांचने की कोशिश कर रहा हो। आरिफ ने नजर फेरी। रुस्तम के दिल में शक मौजूद था कि हो सकता है आरिफ गलत कह रहा हो। बीबी किसी तरह आस्ताने में उसकी आमद से बाखबर हो गई हो और उसे उसके इरादे से रोकने के लिए वहां पहुंच गई हो। इससे पहले कि रुस्तम इस सवाले से आरिफ से कोई मजीद सवाल पूछता, आरिफ की मुश्किल खुद बखुद आसान हो गई। जहांगीर के मुलाजिम खास नोशे ने अंदर आकर गुफ्तगू का सिलसिला मुनक़ते कर दिया। वो एक बार फिर बाहर का चक्कर लगा कर आया था। उसने इंकिशाफ अंगेज लहजे में रुस्तम से मुखातिब होते हुए कहा, जनाब, कुदरत की बीवी के बारे में ताज़ा बताज़ा खबर मिली है। वो हॉस्पिटल जाते हुए रास्ते ही में मर गई थी। उसके सर पर गहरी चोट आई थी और दोनों नथनों से मुसलसल खून निकल रहा था। और उसकी बीवी मरने के बाद कुदरत की हालत बहुत बदली है। वो हॉस्पिटल में थोड़ी देर बेहोश भी रहा है। कुदरत के सैकड़ों मुरीद और अकीदतमंद हॉस्पिटल में और आस्थाने के सामने जमा है। उन्होंने आस्थाने के इर्द गिर्द की दुकानों में तोड़ फोड़ की है और नारे लगाए हैं। वो पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे हैं। और क्या मालूम हुआ है? रुस्तम ने पूछा। नौशेर ने झिझकते हुए कहा, कुछ लोग शक कर रहे हैं कि शानी बीबी भी आस्थाने पर मौजूद थी। किसी ने उन्हें देखा तो नहीं है, लेकिन लोगों को शक है कि वो वहां पहुंची थी। नौशेर ने जरा तवक्कुफ किया और बात जारी रखते हुए बोला, वहां आस्थाने के सामने कुदरत के दो मुरीदों के दरमियान होने वाला झगड़ा मैंने अभी अपने कानों से सुना है। एक मुरीद बीबी को बुरा भला कहने लगा तो दूसरे ने उसे सख्ती से टोका और कहा कि अगर नकाब वाली लड़की बीबी थी तो फिर उसको गालियां देने की बजाय उसका शुक्रिया अदा करो। वो ना होती तो रुस्तम और उसके साथ ही सबको भून डालते। आरिफ अपनी जगह से उठते हुए बोला, रुस्तम भाई, मेरा ख्याल है कि मुझे अब शानी बहन के पास पहुंचना चाहिए। उसे मेरी जरूरत होगी। कहाँ ठहरी हुई है वो? होटल फारान में, आरिफ ने जवाब दिया। रुस्तम ने कहा, हो सकता है कि पुलिस बीबी को और तुम्हें तंग करने की कोशिश करे। मैं यहाँ से हाजी आजाद को फ़ोन करता हूँ। अगर कहते हो तो उसे यहाँ मुल्तान में भी बुलवा सकता हूँ। नहीं, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मसला हुआ तो देख लेंगे। लेकिन एक बात जहन में रखना, बीबी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मुझे सबसे ज़्यादा डर उस खबीस रियाज हिटलर की तरफ से है। अगर वो या उसका कोई कारिंदा तुम्हें बीबी के आसपास भी नजर आए तो मुझे फ़ौरन इतला कर दो। इसके बारे में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। तुम बेफिक्र रहो रुस्तम भाई। रुस्तम ने जहांगीर से कहा कि वो आरिफ को अपना मोबाइल नंबर लिखवा दे। जहांगीर ने उसे एक की बजाय 2 नंबर लिखवा दिए। रुस्तम ने कहा, तुम समझदार हो आरिफ, तुम्हें यह बताने की ज़रूरत नहीं कि अब फ़ोन के अलावा हमारा राब्ता नहीं होना चाहिए। आरिफ ने इस बात में सर हिलाया। फिर वो कोठी से बाहिफाजत निकलने के लिए लाए अमल तैयार करने लगे। सबसे पहले आरिफ ने लिबास तब्दील किया। जहांगीर के कपड़े उसे थोड़े से खुले थे, लेकिन फिर भी काम चल गया था। जहांगीर के गैराज में 2 गाड़ियां थी, एक नन्ही मुन्नी FX, दूसरी स्याह रंग की शानदार हुंडा।
बड़ी गाड़ियों को ट्रैफिक पुलिस और पुलिस नाकों वाले उमूमन कम ही रोकते हैं। जहांगीर ने आरिफ को नौशे के साथ रवाना कर दिया। नौशेर उर्फ नौशाह आरिफ को छोड़कर करीबन 1 घंटे में वापस आया। उसने बताया कि वो आरिफ साहब को होटल फारान में छोड़कर आया है। नौशे के मुताबिक बीबी शानी भी वहीं होटल में मौजूद थी और आरिफ साहब का बेचैनी से इंतजार कर रही थी। वो रात रुस्तम ने बड़ी बेचैनी से गुजारी। उसे बीबी की तरफ से अनगिनत अंदेशे थे। उसने आरिफ को ताकीद कर रखी थी कि अगले रोज़ दोपहर से पहले पहले वो फ़ोन ज़रूर करे और बीबी की खैर खैरियत के बारे में बताए। दोपहर से थोड़ी देर पहले जहांगीर के मोबाइल पर आरिफ का फ़ोन आ गया। ये फ़ोन वो होटल के कमरे से ही कर रहा था। जहांगीर के मोबाइल की सिम फर्जी नाम पर थी, इसलिए इस बात का कोई अंदेशा नहीं था कि यह कॉल ट्रेस की जा सकेगी। आरिफ ने बताया कि रात 3 बजे पुलिस की एक गाड़ी होटल में पहुंची थी। उसमें डिप्टी रियाज का एक सब इंस्पेक्टर माजिद था। उसने बीबी से पूछगछ की कि आज रात 9 और 11 बजे के दरमियान वो कहाँ थी। बीबी ने बताया कि वो होटल ही में थी। फिर वो मुझसे उल्टे सीधे सवाल करने लगा। मेरा पारा चढ़ गया। मैंने 1-2 सख्त बातें की। कहने लगा कि मैं तुम्हें थाने ले जाना चाहता हूँ। मैंने सब इंस्पेक्टर अख्तर को फ़ोन किया। उसने आजी एजाज साहब से रब्ता करवा दिया। आजी एजाज की डांट खाकर सब इंस्पेक्टर माजिद वापस चला गया। बीबी परेशान तो नहीं थी। जब माजिद मुझे थाने ले जाने की बात कर रहा था उस वक्त शानी को भी गुस्सा आ गया था, लेकिन फिर वो नॉर्मल हो गई। बीबी अब कहाँ है? वो राजू के पास हॉस्पिटल गई है। आज उसकी छुट्टी हो रही है। छुट्टी के बाद वो कहाँ जाएगा? पहले तो गांव वापस जाने का प्रोग्राम था, लेकिन अब बीबी के कहने पर प्रोग्राम तब्दील हुआ है। क्या मतलब? ताऊ शाम और उसके साथी यहाँ होटल में ठहरे हुए हैं। अब हॉस्पिटल से छुट्टी के बाद राजू को भी होटल में ले जाया जाएगा। पता चला है कि म्याना से 2 औरतें भी कल यहाँ मुल्तान पहुंचेंगी। ये लोग सैफुल्ला के घर जाकर राजू और कोकी की बात पक्की करेंगी। बीबी को क्या मुसीबत पड़ी है इन चक्रों में पड़ने की? रुस्तम ने कदरे झुंझलाकर कहा। ये तो बीबी बता सकती हैं, आरिफ ने जवाब दिया। फिर जरा तवक्कुफ से बोला, लेकिन एक बात समझ में आती है रुस्तम भाई, शानी बीबी की वजह से हमारे पूरे इलाके में नफरत और इंतकाम की आग कुछ सर्द पड़ती महसूस हो रही है। अब तुम देखो, ताऊ शाम जैसा खूनी जानवर भी कुछ बदला हुआ लगता है। मेरा मतलब है कि वो बदल रहा है। और राजू का चच्चा जाद बाबरा, उसमें तो बहुत ज्यादा तब्दीली आई है। शायद तुम्हें पता ना हो रुस्तम भाई, शानी ने चौधरी बशीरे से बाबरे की जान बचाई थी। बाबरे ने शानी को रख में ले जाकर उसे दस्त दराजी की कोशिश की थी, लेकिन फिर उसे चौधरी बशीर के हाथों से बचाने वाली भी शानी थी। सुना है चौधरी बाबर ने शराब और अय्याशी छोड़ दी है, नमाज पढ़ने लगा है। और खाम मैं एक और बात बताना भूल गया, तुम सुनकर हैरान हो जाओगे। रुस्तम की इस्तफसार पर आरिफ ने बताया, चंद दिन पहले शानी एक अनजान अंग्रेज बच्चे को बचाने के लिए एक खूनी रीछ के सामने जाकर खड़ी हो गई थी। इस कोशिश की वजह से दूसरे लोगों को मौका मिल गया और उन्होंने रीछ को शूट कर दिया। बच्चे का वालिदैन अब शानी के नाम का कलमा पढ़ रहे हैं। मैं इस वाक़े के बारे में तुम्हें तफसील से बताऊंगा। फोन लाइन पर कुछ देर तक खामोशी रही। फिर रुस्तम ने मौजू बदलते हुए कहा, कुदरत की बीवी की मौत का पता लग गया है बीबी को? हाँ, इस सुबह अखबार में पढ़ लिया है उन्होंने। बड़ी दुखी हो गई थी, रोने लग पड़ी थी। उसे तुम पर भी रंज हो रहा था। मैंने उसे बताया कि मैं सारे मामले का ऐनी शाहिद हूँ। रुस्तम भाई ने अपने वादे का पास किया। तुम्हारे जाने के बाद आस्ताने में किसी को कुछ नहीं कहा। डॉक्टर सद्दफ की मौत दिमाग की चोट की वजह से हुई है और ये चोट उसे कुछ देर पहले सीढ़ियों से गिर कर आई थी। रुस्तम ने कहा, आरिफ अब तुम्हें एक बात का ध्यान और रखना है, बीबी के मिजाज को कुछ पता नहीं है। क्या खबर कि वो सद्दफ की हमदर्दी में कुदरत की तरफ ही चल पड़े। खुदा न ख्वास्ता उन्होंने ऐसा कुछ किया तो बहुत खतरनाक होगा। कुदरत और उसके चेले चांटे इस वक्त एटम बम बने हुए हैं। मेरी बात समझ रही हो ना? बिल्कुल समझ रहा हूँ रुस्तम भाई, अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन क्या? कुछ समझ में नहीं आता। आरिफ ने उलझे उलझे लहजे में कहा, किसी वक्त लगता है कि बीबी की वजह से कोई बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाएगा, लेकिन किसी वक्त ये भी लगता है कि बहुत से मसले हल हो जाएंगे। बहरहाल तुम बेफिक्र रहो रुस्तम भाई, मैंने सारे मामले पर नजर रखी हुई है। कुछ देर मजीद रुस्तम से गुफ्तगू करने के बाद आरिफ ने इजाज़त तलब की। इसी दौरान में नौशाद 3-4 बड़े लिफाफों में बहुत सा फल ले आया और जहाजी साइज के फ्रिज में ठूंसने लगा। 10-12 किलो कच्ची मछली, साफ शुदा बटेर और देसी मुर्गी का गोश्त इसके अलावा था। गोरा के लिए जानी वाकर शराब की कई बोतलें भी पहुंच गई थी। जहांगीर ने रुस्तम और गोरा को एक साथ मुखातिब करते हुए कहा, तुम दोनों के कपड़े काफ़ी मैले हो चुके हैं। तुम नौशे को अपना नाप दे दो, ये खुद ही जाकर मार्केट से तुम्हारे लिए कुछ जोड़े ले आता है। ये बड़ा काया शख्स है, जो काम करेगा एकदम फर्स्ट क्लास करेगा। अगर इस बंदे से तुम्हें जरा सी भी शिकायत पैदा हो जाए ना तो मेरा नाम बदल देना। रुस्तम ने कहा, लेकिन अगर तुमसे शिकायत पैदा हो जाए तो किसका नाम बदले? क्या मतलब है शहजादे? जहांगीर ने लाहौरी लहजे में दरियाफ्त किया। मतलब यह है कि इतना लंबा चौड़ा खर्चा करने की क्या जरूरत है? ये लंबा चौड़ा खर्चा है? वो हैरत से बोला, ओए जाने जिगर, लंबा चौड़ा खर्चा तो अभी तुमने देखा ही नहीं है। ये सब कुछ तो अभी होना है।
तुम दोनों जितने दिन यहाँ रहोगे मुगल शहजादों की तरह रहोगे, बल्कि मुगल शहजादे भी क्या शय यार, तुम देखना तो सही। फिर उसने मुट्ठी में गोल्ड लीफ का सिगरेट दबाकर एक तवील कश लिया और बोला, यार मेरे, बात यह है कि हम लोगों की जिंदगी है ही कितनी, कुछ खबर नहीं कि किस वेले एक घंटी बज जाए। सच कभी कभी तो मुझे लगता है कि हम उन मुर्गों की तरह हैं जिनकी गर्दनें काटी जा चुकी हों, लेकिन वो फिर भी भागे फिर रहे हो। कितनी देर भागेंगे, आखिर तो गुम्मण घेरी खाकर गिरना ही है। तो मतलब यह है मेरे शहजादे कि जितने दिन जिंदा हैं, जिंदा रहने का हक हुकूक तो अदा करें। वो क्या कहा था अपने टीपू सुल्तान ने, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ के 100 साल से भी अच्छी होती है। बात हो रही थी फजूल खर्ची की और थूक किस तरफ ले गया है। रुस्तम ने कहा, यार कैसी फजूल खर्ची, बस 5-6 जोड़े मंगवा रहा हूं तुम्हारे लिए, एक एक टेलीविजन तुम दोनों के कमरे में, थोड़ी सी विलायती शराब और अगर गोरे को पसंद हो तो मुल्तान के बाजारे हुसन से 1-2 सुच्चे पीस, सिर्फ गोरे का रांझा राजी करने के लिए। जहांगीर ने एक आंख दबा कर कहा। रुस्तम ने गहरी सांस ली और कदरे बेजारी से बोला, देख जहाने, अगर तेरे पास कुछ पैसे हैं तो अच्छे बुरे वक्त के लिए बचा कर रख, इस तरह अय्याशियों में ना उड़ा। जहांगीर ने रुस्तम की आंखों में देखा, तुमने बचा कर रखे हुए हैं? मुझे बचाने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल में अब मुझे ज्यादा देर जीना ही नहीं है। लेकिन तेरे हालात तो इतने खराब नहीं हुए, पुलिस भी हाथ धोकर तेरे पीछे नहीं पड़ी है। जीने मरने की बात ना करो, वो तो किसी का कुछ पता नहीं होता। क्या पता तुम 30 साल और निकाल जाओ, क्या पता मैं 2 दिन बाद पुलिस के हत्थे चढ़ जाऊं। अब की बात करो, जो कुछ है आज है, अब है, आने वाली घड़ी किसी ने नहीं देखी। मैं भी आज की बात कर रहा हूँ और आज मैं अमीर हूँ, मेरे पास खर्च करने के लिए बहुत कुछ है। और मेरा ख्याल ये है कि मेरे शहजादे कि तुम भी ऐसे गरीब नहीं हो, तुम्हारे पास भी काफी कुछ है। क्या मतलब? रुस्तम ने चौंक कर पूछा। तुम कुछ भूल रहे हो मेरे जिगर, जहांगीर स्टाइल से मुस्कुराया। इससे पहले कि रुस्तम कुछ कहता, जहांगीर उठकर अंदरूनी कमरे की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में ब्राउन रंग का चर्मी बैग था। उसने बैग की जिप खोलकर अंदर हाथ डाला। अंदर ही अंदर कुछ गिना और फिर हजार के नोटों के 25 बंडल निकालकर रुस्तम के सामने ढेर कर दिए। करीबन 25 बंडल मजीद अंदर ही पड़े हुए थे, यानी ये 50 लाख के करीब रकम थी। रुस्तम हैरत से जहांगीर की तरफ देख रहा था। जहांगीर बोला, मुझे लगता है कि तुम्हें याद आ गया होगा, पिछले साल हमने जो नाजायज कब्जा छुड़वाया था, ये उसी की कीमत है। रुस्तम को याद आ गया था। यह करीबन 15 एकड़ जमीन लाहौर के इंडस्ट्रियल एरिया में थी। एक बदनाम कब्जा ग्रुप जिसका सरगुना अजुरती कातिल फयाज जुगनू था, उस जमीन पर अपने पंजे गाड़े बैठा था। रुस्तम और जहांगीर ने मिलकर यह नाजायज कब्जा छुड़वाया था। इस काम की तयशुदा रकम 50 लाख थी। जमीन का मालिक इतनी रकम देकर भी बहुत फायदे में रहा था। अगर वो मुकदमे बाद में पड़ता तो कहीं ज्यादा रकम खर्च होती और पता नहीं कि कितना अरसा लगता। 50 लाख के 25 लाख रुपए रुस्तम के सामने पड़े हुए थे। ये बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन रकम बड़ी या छोटी नहीं होती। रकम की कदरों कीमत इंसान की जरूरत मुकर्रर करती है, और रुस्तम के लिए इस बड़ी रकम की कदरों कीमत बड़ी नहीं थी। इतने रुपए का उसने क्या करना था, कहाँ ले जाना था? वो खाली नजरों से नोटों की ढेर को तकता जा रहा था। फिर अचानक उसकी आंखों में हल्की सी चमक नमूदार हुई, बिल्कुल मदम और गैर महसूस चमक। उसने नोटों को जरा ध्यान से देखा, फिर जहांगीर का चेहरा, उसकी खुशादा पेशानी पर सोच की 1-2 लकीरें नमूदार हुई। क्या सोच रहे हो? जहांगीर ने मुस्कुरा कर पूछा। बाद में बताऊंगा, फिलहाल तुम इन्हें अपने पास ही रखो। सारे के सारे? जहांगीर ने पूछा। हाँ सारे के सारे, बस थोड़े से निकाल लो हमारे खर्चे के लिए। खर्चे की बात उस वक्त करना जब यहाँ से जाओगे, अभी तुम मेरे मेहमान हो। खर्चे शर्चे का लफ्ज तुम्हारी जबान पर नहीं आना चाहिए। वो फुनकारा। क्या कहना चाहते हो? रुस्तम ने पूछा। मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या तरीका हो कि अगले 10-15 दिन में मैं 10-15 लाख रुपया तुम दोनों पर और खुद पर खर्च कर सकूं। इसका तो एक ही तरीका है लाले दी जान। गोरा ने कहा, 1000 के नोट से सिगरेट सुलगाओ, 1000 के नोटों से चूल्हा चलाओ और 1000 के नोटों का बिस्तर बनाकर उस पर लेटो। जब नोटों की स्त्री टूट जाए तो नए नोट पिछा लो। और नहीं यार, अभी कई तरीके और भी हैं, मैं तुझे बताऊंगा, जहांगीर ने कहा। मसलन? गोरा ने पूछा। मसलन पंजाबी फिल्मों की मशहूर हीरोइन, बल्कि सबसे बड़ी हीरोइन को जानते हो? उम्र में तो सारी बड़ी हैं, तुम किसकी बात कर रहे हो? आसमा की? हाँ जानता हूँ, बड़ी पटाखा शाह, लेकिन वो तुम्हारे पैसों का क्या हल निकालेगी? तुम पैसे की बात कर रहे हो खोते, वो तो पूरी टैक्साल खा जाती है। एकदम गोरा के चेहरे पर चमक नमूदार हुई। वो पुराना रंगीन मिजाज था। जहांगीर की बात उसकी समझ में आ गई। वो होंठों पर जबान फेर कर जरा उदास लहजे में बोला, लेकिन यार ये स्कीन की परियां तो बड़ी ऊंची हवा में होती हैं, कोई ऊंची आवाज शवार नहीं होती, बस सारी पैसे की खेड़ है। पैसा होना तो कसम पैदा करने वाले की 3 दिन में दुबई या लंदन में श्री देवी तेरे बाथरूम में नहा रही होगी। रुस्तम ने बुरा सा मुंह बनाया। जहांगीर ने जरा शरीर नजरों से रुस्तम को देखा और गोरा का बाजू दबाते हुए बोला,
चल ला जरा पासे होकर बैठते हैं, इधर बातें करेंगे तो एपोजिशन खड़ाक शुरू कर देगी। अगले 2-3 रोज में जहांगीर ने उनकी मेजबानी पर पूरी तवज्जो दी। पता नहीं वो कहाँ से एक जबरदस्त किस्म का खान सामा ले आया था। ये शख्स फौज का एक रिटायर्ड मुलाजिम था। पाकिस्तानी, चाइनीज और मुगलाई खानों में उसे जबरदस्त महारत हासिल थी। वो हर तरह से जहांगीर के लिए काबिल एतमाद भी था। जहांगीर ने 2 जहाजी साइज के वीडियो सिस्टम्स के अलावा कुछ कालीन और थोड़ा सा फर्नीचर भी मंगवा लिया था। ये सब एशिया नहायत कीमती और लग्जरी स्टाइल की थी। अगले दिन रुस्तम ने देखा तो वो दंग रह गया। 2 अदद जबरदस्त शावर कैबन एक ट्रक पर लदे चले आ रहे थे। रुस्तम ने बिन्ना कर कहा, यार जहां ने ये किन चक्रों में पड़ गए हो? हमें 8-10 दिन से ज्यादा यहाँ नहीं रहना और तुम 8-10 बरसों का इंतजाम कर रहे हो। 8-10 दिन तो नहीं, तुम्हें कम से कम 15-20 दिन यहाँ रहना पड़ेगा। पुलिस वाले शहर के कोने कोने में तुम्हारी बू सूंघते फिर रहे हैं। और जान जी, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे ये 10-15 दिन इतने मजे में गुजरे कि 10-15 महीनों की कसर पूरी हो जावे। तब एक बार फिर उसने अपना पसंदीदा गाना दोहराया, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस यार खम ना होंगे।